हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। चलिए, आज ये हमारी साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम क्या है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था, समायोजन, एडजस्टमेंट, कि किस तरह से हम समायोजन करते हैं, किस तरह से एक एडजस्टमेंट करके हम अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आज हम पढ़ेंगे कुसमायोजन, कि समायोजन के विपरीत प्रक्रिया। कुसमायोजन क्या होता है? समायोजन के विपरीत प्रक्रिया होती है। किस तरह से कि कुस समायोजन में हमने क्या देखा था कि एक समायोजित व्यक्ति के क्या क्या गुण हो सकते हैं। वो बाधाओं को आसानी से दूर कर सकता है, वो क्या कर सकता है, आकांक्षा का स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, छोटे छोटे अपने लक्ष्य बनाकर उस पर अडिग रहकर वो अपना कार्य करता है। उसमें सकारात्मक क्या पाई जाती है, सोच पाई जाती है, निर्णय क्षमता उच्च होती है। इस प्रकार के गुण क्या थे, एक समायोजित व्यक्ति के अंदर थे। लेकिन कुसमायोजन क्या है कि व्यक्ति अपने कार्यों के अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, वो एक द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। वो ना तो सही कार्य कर पाता है तथा ना ही वो उस कार्य को छोड़ पाता है, या फिर उसको छोड़कर ऐसे सोचता है कि वो अपने जिंदगी के एक असफल रास्ते की ओर चल पड़ता है। ठीक है, वो कहलाता है कि कुसमायोजित व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति नेगेटिविटी रखेगा, यानी हमेशा नकारात्मक सोच रखेगा, वो बाधाओं को दूर नहीं कर पाएगा, आकांक्षा का स्तर क्या है, नीचा होगा, यानी लक्ष्य की ओर भटक जाएगा, लक्ष्य की तरफ नहीं जा पाएगा। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या है, निर्णय क्षमता क्या है, नहीं पाई जाती है, यानी वो एक डिसीजन नहीं ले सकता है, यानी सही दिशा के अंदर अपना डिसीजन नहीं ले सकता है, मार्ग भटक जाता है। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, एक कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है। अब हम देखें कि यदि कुसमायोजन के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, कुसमायोजन का कारण आंतरिक कारण हो सकता है और एक बाह्य कारण हो सकता है। आंतरिक कारण की यदि बात करें कि अंदर से व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, कुसमायोजन का कुसमायोजित हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका मेंटल डिस्टरबेंस है तो वो क्या हो जाएगा, कुसमायोजित हो जाएगा। या फिर उसका फिजिकली, यानी कि वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो भी वो मानसिक रोगी होगा। और साथ में, क्योंकि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों जो है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो शारीरिक अस्वस्थ होने के कारण वो मेंटली डिस्टर्बेंस होगा, जिसके कारण क्या है, ये वो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाएगा। बाह्य कारण की यदि बात करें तो पारिवारिक कारण हो सकता है, विद्यालय कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कि जैसे हम देखें कि पारिवारिक में क्या है कि परिवार की कंडीशन ऐसी हो कि वो आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या है, उसके अंदर डिस्टरबेंस आ रहा है। या फिर परिवार के अंदर कुछ ऐसे झगड़े चल रहे हैं जिसकी वजह से पूरे दिन उसका क्या है, मेंटल डिस्टरबेंस रहता है, जिसके कारण मानसिक अस्वस्थ रहेगा, तो क्या करेगा, वो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या, या फिर ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि वो वहां से उस कंडीशन के अंदर जकड़ा हुआ है, जिसके कारण वो अपने कार्य में सही निर्णय लेकर सही दिशा में कार्य नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये है, इसके नॉर्मल थे कि कुसमायोजन के क्या आंतरिक तथा बाह्य कारण हैं, वो आप नोट्स जो मैंने भेजे हुए वहां देख सकते हो, आप वहां से पढ़ सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है, तो नीचे उसके क्या है, वो दिए होंगे, लेकिन ये बहुत ही सरल वे में क्वेश्चन होगा, तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, लेकिन कठिन क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो मैं लेके आई हूँ कि कुसमायोजन के लक्षण क्या हो सकता है, कि इसके इफेक्ट, प्रभाव क्या हो सकते हैं। लक्षण नहीं कह सकते, लेकिन प्रभाव हम बोल सकते हैं। प्रभाव क्या हो सकते हैं, कुसमायोजन के प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो हम देखें कि यदि एक व्यक्ति कुसमायोजित है तो वो कंडीशन यदि बनी रहती है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसके अंदर किस तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है तनाव, यानी टेंशन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि निम्न में से, जैसे एक लाइन दे देंगे, एक एग्जाम्पल दे देंगे और ऐसे बोलेंगे कि इसमें से कौन सा ये नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही है। तो एक कंडीशन देकर उसमें से पूछेंगे कि क्या ये तनाव की स्थिति है, या दबाव की स्थिति है, या फिर आपकी दुश्चिंता, कुंठा, बगनासा किसकी स्थिति है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं तनाव यानी टेंशन। देखिए, तनाव या टेंशन किसे कहते हैं, तो मैं बता देती हूँ। तो तनाव या टेंशन क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, जब हम कोई कार्य करते हैं,
वो कार्य अपना सफल नहीं हो पाता है, हम उस कार्य में असफल हो जाते हैं, तो हमारे क्या है, हमारे ऊपर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, हम एक क्या है संकुचन महसूस करते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, तनाव कहलाती है। जैसे क्या है कि एक छात्र है 10th क्लास में क्या है वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या है तनाव आ जाता है कि अब घर वाले क्या कहेंगे, कि कैसे मतलब आगे मैं 10th कैसे पार कर पाऊंगा, मैथ इतनी कठिन है तो वो मेरे समझ में नहीं आ रही है, यानी वो उसकी कंडीशन कैसी बन जाती है, तनाव की स्थिति बन जाती है, स्ट्रेस बन जाता है। फिर वो ना तो अच्छी तरह से अपने मेंटल तथा हेल्थ दोनों स्वास्थ्य को वो क्या है सही से नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन होती है, तनाव की कंडीशन होती है, ठीक है। या फिर कंपटीशन एग्जाम है, उसमें आप एक बार असफल हो गए तो वो कंडीशन क्या होगी, तनाव यानी टेंशन की कंडीशन होगी। फिर आता है दुश्चिंता, ठीक है। दुश्चिंता की यदि बात करें, एनेक्सिटी यानी कि दुश्चिंता किसे कहेंगे, कि जब हमने को, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि हमको क्या है कार की इच्छा है कि काश हम इस जॉब में लग जाए, उसके बाद एक नई अच्छी सी कार लेके आए और उस कार के अंदर हम बैठकर घूमें, ये हमारी क्या है इच्छा है, लेकिन हमारे पास आवश्यकता की पूर्ति नहीं है, अभी हम इस कार की इच्छा को क्या है चेतन मन से हमने कहाँ दबा दिया, अचेतन मन में दबा कर रख लिया, ठीक है, उसको अचेतन मन के अंदर दबा कर रख लिया। लेकिन जब आपका कोई दोस्त है, वो दोस्त एक कार लेकर आपके सामने से निकला, तो आपके दिमाग के अंदर जो वो अचेतन मन में दबी हुई इच्छा थी वो वापस कहाँ आएगी, आपके चेतन मन में आ जाएगी और आपको एक चिंता सताएगी, ठीक है। वो ऐसी चिंता क्या कहलाती है, दुश्चिंता कहलाती है, कि दबी हुई इच्छा वापस जागृत होकर आपको क्या है एक चिंतित कर रही है, एक आपको क्या है चिंता प्रदान कर रही है, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, दुश्चिंता कहेंगे, ठीक है। फिर आता है दबाव यानी स्ट्रेस। दबाव क्या होता है, दबाव की यदि बात करें, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है जो लड़के हैं ज़्यादा मैच देखते हैं, मैच में कमेंट्री करते हुए क्या है सुना होगा कि अब धोनी तथा विराट कोहली दबाव में आकर खेल रहे हैं, दबाव में आकर मैच खेल रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो क्या है कि अपने आत्म सम्मान तथा सफलता और असफलता के बीच संघर्ष के बचाव को देखकर क्या है ये दबाव में आ जाते हैं। नहीं समझ में आया, दोबारा से बताती हूँ, वो दबाव में क्यों आते हैं, क्योंकि उसको आत्म सम्मान को ठेस नहीं लग जाए। किस तरह से, यदि वो क्रिकेट मैच हार जाएंगे तो उसके आत्म सम्मान को ठेस लगेगी कि इतना अच्छा विराट कोहली खेलता था लेकिन आज क्या हो गया, मतलब उसका आत्म सम्मान गिर गया। उससे बचने के लिए वो क्या है दबाव में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, ठीक है। दूसरा कि भारत का मैच यानी इंडिया का मैच जो है हार नहीं जाए, यानी असफलता के डर से वो क्या करता है, वो दबाव में आ जाता है, यानी कि जो अच्छे खिलाड़ी थे वो अब क्या है हार चुके हैं, जैसे एक विराट कोहली हो, मान लिया सचिन तेंदुलकर वो ही बचा है, तो वो क्या करेगा, वो यही सोचेगा कि अब मेरे पास खिलाड़ी तो है नहीं अच्छे, अब जो भी रन बनाने हैं वो मेरे को ही बनाने हैं, तो वो क्या है एक दबाव यानी स्ट्रेस में आ जाएगा। और किसके लिए, याद रखना जो 2 वर्ड मैंने बताए, दबाव कब उत्पन्न होता है, अपने आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिए तथा क्या है असफलता के डर से जो कार्य स्ट्रेस में आके, जो कार्य दबाव में आकर किया जाता है वो कार्य एक दबावपूर्ण कंडीशन यानी दबावपूर्ण कंडीशन युक्त कार्य कहलाता है। यानी कि वो जो उनके माइंड पे जो स्ट्रेस बनता है, जो क्या है टेंशन हो जाती है एक प्रकार की, वो क्या कहलाता है, दबाव कहलाता है, ठीक है। यानी वो प्रेशर में आकर क्या कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। यानी दबाव कब उत्पन्न होता है, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तथा आपके असफलता की डर से, यानी असफलता के डर से क्या उत्पन्न होता है, दबाव उत्पन्न होता है, ठीक है। या फिर हम कहें घर पे क्या है कि जैसे आप सोच रहे हो, अभी आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी किसी को ऐसे रहता है कि घर वाले क्या कहेंगे कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कब करने लगा था लेकिन अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तेरा, तो तू क्या कर रहा है। घर वाले ऐसे ऐसे उसको वर्ड बोलते हैं, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी के हाथ की बात नहीं है, वो
क्या है, कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो कुछ रीजन हो सकता है कि या तो वो मेंटली तथा हेल्थी स्वस्थ नहीं है इसीलिए होगा, या फिर उसके ऊपर घर वाले जो दबाव बनाते जा रहे हैं, यानी जो स्ट्रेस देते जा रहे हैं, उसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे घर वालों का कहना गलत होता है, लेकिन हम भी उनको नहीं कह सकते क्योंकि वो आदिम ज़माने पुराने ज़माने के होते हैं, तो वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है। इसलिए वो घर वाले क्या कहते हैं कि अब की बार यदि तू नहीं लगा जॉब में तो तेरा रास्ता साफ है कि खेत में जाना और काम करना। भाई हम तो थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो उस जो कैंडिडेट है जो पढ़ रहा है उसके ऊपर क्या रहता है, दबाव रहता है कि घर वाले क्या कहेंगे, न कि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर वो पढ़ता है। उसी दबाव के कारण वो क्या है, सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, दबाव यानी स्ट्रेस होता है। फिर आता है बगनासा, यानी इसको बगनासा या कुंठा भी बोला जाता है। कुंठा की स्थिति, बगनासा या कुंठा की स्थिति कब हो जाती है कि जैसे आपने सबसे पहले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की, ठीक है, उसमें क्या है, आप तैयारी करते गए, आप उसके अंदर असफल हो गए, क्योंकि पहली बार आप कंपटीशन एग्जाम दिया आपने, लेकिन उसमें क्या हो गए, असफल हो गए। ठीक है, नहीं पता था आपको कि किस तरह का एग्जाम आता है। ठीक है, फिर आपने दूसरी बार कंपटीशन एग्जाम दिया, फिर भी असफल हो गए। फिर आपने तीसरी बार एक कंपटीशन एग्जाम दिया, फिर आपने सोचा कि अब की बार तो पास हो जाऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा सब कुछ, लेकिन अंत में रिजल्ट आएगा तो आपका असफल हो गए। फिर आपके क्या है कंडीशन, आपकी कैसी कंडीशन बनेगी कि आप ऐसे सोचोगे कि मैं जिंदगी में अब सफल हो ही नहीं सकता, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ कहीं पे भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कभी तो आप सोचोगे कि नहीं अब मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन बनेगी कि नहीं नहीं अभी तो और थोड़ा आगे प्रयास करना चाहिए, क्या पता आगे भी हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर आपसे एक बार ऐसे उठेगा कि नहीं कितनी बार मैंने प्रैक्टिस कर ली फिर भी नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, मतलब व्यक्ति हार जाता है, कुंठा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो नहीं डिसीजन ले पाता है कि किस तरह से आगे मेरे को क्या करना चाहिए, यानी कुंठा उत्पन्न हो गई, उसके अंदर बदनासा उत्पन्न हो गई, ऐसी कंडीशन उसके अंदर बन गई, तो वो क्या है आगे अपने निर्णय नहीं ले पाते हैं, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, बदनासा या कुंठा कहलाती है। फिर आता है द्वंद्व या संघर्ष, द्वंद्व या संघर्ष या कन्फ्लिक्ट क्या कहलाता है कि जैसे देखिए आपने क्या किया, स्टार्टिंग में क्या की तैयारी की, आरएस की स्टार्ट की, ठीक है, आरएस की तैयारी स्टार्ट की, आरएस की तैयारी के अंदर आपका क्या है सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, फिर आपने दूसरी बार आरएस की तैयारी की और साथ में क्या है आपने सोचा कि शिक्षक की तैयारी कर लूँ, ठीक है, कि इसके अंदर नहीं हुआ तो फिर इस शिक्षक के अंदर हो जाएगा, लेकिन आप क्या है उसके अंदर खींचे जा रहे हो क्योंकि दोनों एक साथ तैयारी हो नहीं रही है। तो अब आप सोच रहे हो कि आरएस की तैयारी करूँ या इस टीचर्स वैकेंसी की तैयारी करूँ, किसकी करूँ, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि किसकी तैयारी करना है। दो चीजों के बीच क्या है संघर्ष रहता है, द्वंद्व या संघर्ष, द्वंद्व यानी दो आपके कार्यों के बीच क्या रहता है, संघर्ष रहता है कि कौन सा चूज करूं या कौन सा चूज नहीं करूं। तो ये थे आपके एक कुसमायोजन के प्रभाव क्या पड़ते हैं कि एक कुसमायोजित व्यक्ति किस तरह से इफेक्टिव होता है। फिर आता है कि मानसिक मनोरचनाएं। देखिए मानसिक मनोरचनाएं क्या होती है कि इस प्रकार से कुसमायोजित व्यक्ति होता है, वो फिर क्या करता है अपने मन के अंदर कुछ रचनाएं रचता है जिससे क्या है उससे बचा जा सके, कुसमायोजन से बचा जा सके। याद रखना कुसमायोजन से बचने के लिए क्या की जाती है, मानसिक मनोरचनाएं रची जाती है। ठीक है, उसको आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी भी कहा जाता है, यानी कैसी टेक्निक कि अपने आप की सुरक्षा करने के लिए, जिसे क्या कहेंगे आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी। ठीक है, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी कह दो या फिर मानसिक मनोरचनाएं, ऐसी कौन सी मेंटल जो आपकी रचनाएं हैं जिसके द्वारा क्या है हम कुसमायोजन से बच सकते हैं, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर दो प्रकार के उपाय अपनाता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट उपाय होता है। तो हम देखते हैं डायरेक्ट उपाय कह दो या प्रत्यक्ष उपाय, यानी कि उस अपने मानसिक को किस प्रकार से बाधाओं को जो दूर करने के लिए, जो माइंड को स्वस्थ रखते हुए किस प्रकार की रचना करते हैं, वो हम देखते हैं। कि देखिए इसके अंदर आपको 4 याद रखना है। देखिए इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, किस तरह से बनेंगे कि निम्न में से मानसिक प्रत्यक्ष मानसिक उपाय कौन सा है, प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना कौन सी है। ठीक है, तो आपके 4 ये याद रखना है।
बाधाओं को नष्ट करना या दूर करना, ठीक है, कि जिस प्रकार से किस तरह से बाधाएं, जैसे आप लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, अभी आपके एग्जाम सामने हैं, उस इसके अंदर क्या है, आपके सामने बाधाएं आ रही हैं, किस प्रकार की बाधाएं, जैसे कि कौन कौन से क्या क्या पढ़े हम इन दिनों में, कैसे करें, कौन से टॉपिक पढ़े तथा किस प्रकार के, ऐसे बहुत सारे आपके सामने क्या है बाधाएं आ रही है। लेकिन फिर आप क्या है उन बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ अपने माइंड के अंदर कुछ निर्णय लेते हो तथा उससे फिर वो बाधाएं क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये सिंपल सा है, बाधाओं को नष्ट करना तथा उसको दूर करना। फिर आता है अन्य मार्ग खोजना या कार्य विधि में परिवर्तन करना। ये सेम टू सेम क्या होता है कि आपके द्वंद्व तथा संघर्ष की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो क्या किया जाता है, एक अन्य मार्ग खोजा जाता है। यानी कि आपने क्या किया, आरएस की तैयारी की, उस आरएस के अंदर क्या है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर आप क्या करोगे, उस आरएस ऐसे सोचोगे कि नहीं आरएस नहीं बन सकते, तो इस टीचर की वैकेंसी में तो तैयारी कर ले। जैसे आपने आरएस से कौन सा मार्ग चूज लिया, आपने टीचर वैकेंसी का मार्ग चूज लिया, ठीक है, तो क्या हो गया कि आपने अन्य मार्ग खोज लिया तथा कार्य विधि में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। फिर आता है अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ये सेम ऐसे ही किस तरह से कि आपने लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लिया, कि आपका लक्ष्य क्या था, आपका लक्ष्य ये था कि आरएस बनना, यानी एक आईएएस ऑफिसर या आरएस ऑफिसर बनने का आपका सपना था, आपका टारगेट था, लक्ष्य था, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो आपने लक्ष्य का क्या कर लिया, प्रतिस्थापन, किससे, आरएस से आपने प्रतिस्थापन कहाँ कर लिया, टीचर वैकेंसी में कर लिया। फिर आता है विश्लेषण एवं निर्णय। विश्लेषण एवं निर्णय की बात है कि जब आपके सामने द्वंद्व की स्थिति बन जाती है, संघर्ष की स्थिति, कि कौन सी चीज को हम चूज करें, या कौन से, जैसे आपके सामने होगा कि क्या हम टीचिंग लाइन में जाएं, क्या हम जो आर्मी लाइन या कुछ भी हो सकती है, टीचर लाइन या फिर आर्मी लाइन या बैंक लाइन या फिर आपके क्लर्क लाइन, कुछ भी है उसमें जाए या किस में जाए, आपके माइंड में क्या है, दो कंडीशन के अंदर क्या है, द्वंद्व स्थिति बन रही है, ठीक है, कि संघर्ष हो रहा है। लेकिन फिर आप क्या करते हैं, उसके अंदर विश्लेषण करके कि कौन सी वैकेंसी ज़्यादा बेटर रहेगी, किसमें मैं ज़्यादा पढ़कर उसके अंदर क्या है अच्छे से कर पाऊंगी, या कौन सी वैकेंसी अच्छी है कि इसके अंदर जाने से मेरे को बेनिफिट हो जाएगा या मैं सफल हो जाऊंगा। तो आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर विश्लेषण कर रहे हो, ठीक है, विश्लेषण करके निर्णय लिया जाता है। फिर आपने क्या ले लिया, उसके अंदर निर्णय ले लिया और एक को क्या कर लिया, चूज कर लिया, ठीक है। तो ये था प्रत्यक्ष उपाय। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष उपाय के अंदर क्या है, आपको ये याद रखने हैं, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को समझना है, और एक एक पॉइंट को यदि समझकर करोगे तो आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। प्रत्यक्ष उपाय क्या है, तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट उपाय क्या होते हैं, कि किस तरह की मनोरचनाएं हम रचते हैं, जो क्या है सामने वाले को पता नहीं चलता है, फिर भी हम क्या है वो अपने मनोरचनाएं रचते हैं, जिससे हम कुसमायोजन से बचा जा सके, ठीक है, यानी कुसमायोजन से बच सके। तो सबसे पहले इसमें आता है कि शोधन या मार्गांतीकरण या शुद्धिकरण, या जिसको हम उदात्तीकरण भी बोलते हैं या उन्नयन भी बोलते हैं, इतने इनके नाम है, लेकिन आप इंग्लिश का नाम याद रख सकते हो, सब्लिमेशन। यानी ये शोधन, मार्गांतीकरण, शुद्धिकरण, उदात्तीकरण, उन्नयन क्या होता है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बताती हूँ किस तरह से, कि कालिदास का नाम आपने सुना होगा। कालिदास एक महामूर्ख होता है, कि वो उसके अंदर अच्छे गुण नहीं होते हैं, वो महामूर्ख जैसा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक विद्युत्मा होती है, उसकी पत्नी होती है विद्युत्मा, और कालिदास उस विद्युत्मा से बहुत प्रेम करने लगता है। उसकी कहानी किस तरह से है तो मैं बताती हूँ, कि सबसे पहले एक राजकुमारी है विद्युत्मा, वो क्या है बहुत ही खूबसूरत होती है, और वो क्या है कि अपने शास्त्रार्थ के द्वारा क्या करती है कि एक विद्वान व्यक्ति के साथ विवाह करवाना चाहती है। तो एक क्या है, पहले स्वयंवर रखा जाता है, उसमें क्या किया जाता है कि कौन शास्त्रार्थ में उसको विद्युत्मा को हराएगा, वो ही उसी व्यक्ति से क्या करेगी, शादी करेगी, उसका ये निर्णय होता है। तो लेकिन उसको शास्त्रार्थ में कोई नहीं हरा सकता है, विद्युत्मा को कोई नहीं हरा पाता है। तो फिर क्या किया जाता है कि जो पहले क्या होता है कि रिश्ता तय करने के लिए नाई वगैरह कुछ जाते हैं, तो वो क्या है, उनके दूत और नाई वगैरह जाते हैं, जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं, कि जब विद्युत्मा का शास्त्रार्थ के कोई ऐसा शास्त्रार्थ में नहीं हरा पाता है, तो फिर वहां क्या है, उन दूतों को भेजा जाता है, तो वो जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं। तो क्या है, वहां एक पेड़ पर क्या है, कालिदास क्या है, लकड़ी काट रहा होता है, वो भी उस पेड़ की उस शाखा पर बैठा उसी शाखा को काट रहा होता है। तो वो देखकर क्या, दूत वो देखकर क्या बोलते हैं कि देखो कितना मूर्ख है, कि उसी
डाली पे बैठा है और उसी को काट रहा है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि उनको नीचे बुलाते हैं कि भाई आप नीचे आओ। वो नीचे आता है, उसको बोलता है, क्या बोलता है कि देखिए हम आपका रिश्ता इस ऐसी लड़की से कराते हैं कि जो एक राजकुमारी है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपको हमारी एक शर्त मंजूर करनी होगी। वो बोला ठीक है, क्या कि आपको चुप रहना है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये मूर्ख है, वही लकड़ी काट रहा है और वहीं पे बैठा है तो ये मूर्ख है। तो वो समझ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि आपको बोलना नहीं है, बिल्कुल चुप रहना है, आप ऐसे कहना कि मेरा मौन व्रत है, ठीक है। इस तरह से उसको तैयार करते हैं और तैयार करके और विद्युत्मा के सामने ले जाया जाता है और बोला जाता है कि ये मौन व्रत है इस व्यक्ति का, लेकिन बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, ये उसको बोला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है कि सामने कालिदास बैठ जाते हैं और सामने क्या, कौन, विद्युत्मा बैठ जाती है, ठीक है। विद्युत्मा क्या बोलती है, उनको इशारे से करती हैं। शास्त्रार्थ का शुरू होता है किस तरह से कि विद्युत्मा बोलती है इस तरह से, तो वो समझता है मन ही मन कालिदास की इस तरह से ऐसे करते थे, मतलब ये आंख फोड़ने के लिए बोलती हैं, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, उसके सामने इशारों से इस तरह से कर देता है, ठीक है। तो क्या, वो जो पास में विद्वान बैठे होते हैं वो समझते हैं, उसका अर्थ कुछ और ही समझ लेते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ ये इसका जवाब परफेक्ट दे दिया, इस तरह से वो उसके अंदर क्या है, सफल हो जाता है। और फिर दूसरी बार क्या है, जो विद्युत्मा वही उसके सामने दूसरा इशारा क्या करती है, दूसरा इशारा करती है, इस तरह से इशारा करती है। तो वो मन ही मन सोचता है कि आंख भी फोड़ेगी और अब क्या है, अब वो थप्पड़ भी मारेगी, ठीक है। तो फिर वो क्या सोचता है कि इसका थप्पड़ का जवाब तो मैं मुक्के से दूंगा, तो वो इस तरह से करता है। तो वहां जो विद्वान बैठे हैं वो उसका कुछ और अर्थ समझकर क्या बोल देते हैं कि हाँ ये सही है। इस प्रकार से वो इशारों के साथ क्या है, शास्त्रार्थ में जीत जाता है और विद्युत्मा की शादी कालिदास के साथ हो जाती है, मूर्ख कालिदास के साथ हो जाती है। और जैसे ही वो शादी करके आते हैं तो फिर उसका मौन व्रत जैसे ही मतलब होता है, तो वो क्या है, उसकी मूर्खता उसके सामने आती है, विद्युत्मा के सामने जैसे ही मूर्खता सामने आती है तो वो उसको क्या है, कालिदास को छत से क्या है नीचे गिरा देती है। और नीचे एक माता का मंदिर होता है, वहां जाकर गिर जाता है। और वो क्या है, उसकी सुंदरता पे इतना मोहित हो जाता है, वो प्रेमी मोह हो जाता है कालिदास। तो क्या है कि वो आवाज लगाता है किस तरह से कि वो नीचे गिरा हुआ कि विद्युत्मा विद्युत्मा, उसको आवाज लगाता है। और आवाज लगाने पर क्या, विद्युत्मा नहीं सुनाई देती है, लेकिन वहां माता के मंदिर के सामने होता है, तो माता उसको क्या है, प्रकट होकर और उसको विद्वान का क्या देती है, आशीर्वाद देती है कि तुम विद्या तुमको प्राप्त हो और तुम क्या है, विद्वान बन जाओ। तो वो मूर्खता से क्या कर लिया उन्होंने, विद्वान बन जाता है। इस प्रकार से क्या है, वो उन्होंने यानी मार्गांतिकरण, शुद्धिकरण हो गया उसका, मूर्खता से क्या हो जाता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है, मार्गांतिकरण हो जाता है। यानी मूर्खता पहले फिर विद्वान बन गया, किस प्रकार से, शोधन हो गया, मार्गांतिकरण हो गया, शुद्धिकरण हो गया, उदातीकरण हो गया, उन्नयन हो गया। ये है उसकी कालिदास की कहानी। एक और बता देती हूँ, छोटी सी तुलसीदास की कहानी है। तुलसीदास की कहानी क्या होती है कि तुलसीदास बड़े ही विद्वान होते हैं। और तुलसीदास क्या है कि उसकी पत्नी होती है, उसमें क्या है, प्रेम मोह होता है, बहुत ही प्यार में अंधा होता है वो उसके अपनी पत्नी के। तो वो क्या है, पीहर जाती है पत्नी, तो तुलसीदास क्या है, उसके पीछे पीछे पीहर चला जाता है। और उसके अंदर क्या है, जैसे ही वो उसके मतलब दरवाजे से प्रवेश करता है, तो किस प्रकार से आगे का दरवाजा बंद होता है लेकिन पीछे की खिड़की से प्रवेश करना चाहता है, तो एक सांप लटका हुआ होता है, लेकिन वो उसको क्या है, रस्सी समझकर उसको पकड़ कर क्या है, वो उसके पास चला जाता है, अपनी पत्नी के पास। तो पत्नी ये बोलती है कि आप कहाँ से आए, तो वो कहता है कि सामने से तो दरवाजा बंद था, तो किस तरह से आए, तो उन्होंने कहा कि मैं पीछे से आया। तो वहां जाकर यदि देखा जाता है तो क्या है कि एक सांप लटका हुआ होता है। और तभी वो पत्नी बोलती है कि आप क्यों मेरे प्यार में इतना अंधा हो रहे हो, यदि आप इतना प्रेम ईश्वर से करते तो आपको ईश्वर बहुत कुछ देते, ठीक है। यानी कि पहले तुलसीदास क्या था, मतलब प्यार में अंधा था, किसके, पत्नी प्रेम में अंधा था। और तभी उसके क्या है, पत्नी प्रेम जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, किस में मार्गांतिकरण हो जाता है, ईश्वर प्रेम में
मार्गांतीकरण हो जाता है, तभी से वो फिर क्या है, ईश्वर में लीन हो जाता है और ईश्वर भक्ति शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसका पत्नी प्रेम जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, ईश्वर प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे जो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, शोधन कहेंगे, मार्गांतीकरण कहेंगे, शुद्धिकरण कहेंगे, उदात्तीकरण कहेंगे या उन्नयन कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। तो इसमें पूछा जाता है कि जो तुलसीदास का पत्नी प्रेम है वो किस प्रकार का उपाय है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, या फिर ऐसे पूछ ले कालिदास का जो मूर्खता से एक विद्वान बनना क्या कहलाता है, किस प्रकार का उपाय है। ठीक है, तो याद रखना, दोनों एग्जाम्पल याद रखना। पलायन या प्रतिगमन, पलायन या प्रतिगमन क्या होता है कि देखिए, प्रतिगमन का अर्थ होता है कि एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जैसे कोई एक लड़का है, वो एक लड़की से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वो उसको धोखा दे जाती है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, उस धोखे में क्या है, अपने आप को क्या है, प्रतिगमन, यानी कि वो क्या करता है, फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगता है। यानी वो अपनी पुरानी स्टेज में आकर क्या है, अपने आप को क्या है, उस मानसिक मनोरचना ऐसी रचता है जिससे कुसमायोजित होने से बच जाए। तो वो बच्चों की तरह फूट फूट कर उसका रोना क्या कहलाता है, प्रतिगमन करना कहलाता है। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल मैं देखती हूँ किस तरह से, कि जैसे ससुराल में एक लड़की को बहुत ज्यादा दुख दिया जाता है सास या ससुर के द्वारा। तो फिर वो क्या है, लड़की अपने पीहर चली जाती है और पीहर जाकर अपनी माँ की गोद में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगती है। तो इस तरह का उनका व्यवहार क्या कहलाता है, यानी वो क्या करती है, अपना समायोजन स्थापित करती है, मनोरचनाएं रचती है। क्या है आपका हम समायोजन स्थापित करना नहीं कह सकते, क्योंकि वो मनोरचनाएं रच रही है इस प्रकार की। ठीक है, तो यानी कुसमायोजन से बच रही है। कुसमायोजन से बचना, बच्चों की तरह रो रो कर अपने आप को संतुष्टि दिलाना क्या है आपका प्रतिगमन कहता है। दीवा सोपन या मन तरंग या कल्पना प्रवाह है। दीवा सोपन या मन तरंग या कल्पना प्रवाह क्या है कि जैसे क्या है, हम बहुत बड़ा सपना सोच लेते हैं और वो सपना हमारा पूरा नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं कि मतलब अपना क्या है, एक दिवा स्वप्न यानी बैठे हुए इस तरह से हम जागृत अवस्था में भी हम क्या है देखते रहते हैं कि इस तरह से बैठकर कि हमारे पास ये होगा, एक अच्छी सी कार है, उस कार के अंदर हम क्या है घूम रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। मतलब जो अपनी इच्छा होती है वो इच्छा की पूर्ति हम क्या है, दीवा सोपन यानी दिन में सोपन देकर, जागृत आंखों से सोपन देकर हम उसको पूरा करते हैं और क्या करते हैं, कुसमायोजन से बचते हैं। तो वो क्या कहलाता है, दीवा सोपन यानी मन तरंग और कल्पना प्रवाह यानी कल्पना में हम बह जाते हैं। फिर यदि कई बार ऐसे बैठे बैठे अपन सोचते रहते हैं कि इस प्रकार से हम वहां जाएंगे, घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या है, घर वाले यदि अपन को बोलते हैं, कुछ आवाज लगाते हैं, तो भी हम उनकी नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि हम तो पता नहीं कहाँ खो गए थे। फिर घर वाले कभी कभी पूछते हैं कि अरे भाई कहाँ खो गया था, कि इतनी तो देर से आवाज लगाई फिर भी आपने नहीं सुनाई दिया। तो वो क्या है कि दीवा सोपन में खो गया था, यानी मन तरंग कल्पना प्रवाह में बह गया। फिर आता है तादात्म्य स्थापित करना। अब देखिए, तादात्म्य स्थापित करने का क्या मतलब है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से अपना परिचय करवाएं कि वो व्यक्ति इस समाज में क्या है, प्रतिष्ठा रखता है। किस प्रकार से, जैसे माना आप में से किसी के डैडी जो है कहीं अच्छी पोस्ट पे हैं, या किसी की ऐसे अच्छी राजनीति के अंदर या प्रतिष्ठावान है वो, उनकी यानी कि प्रशंसा है, तो आप कभी भी अपना परिचय दोगे तो आप अपने नाम से परिचय नहीं दोगे कि जैसे मैं एक विवेक कुमार हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ। नहीं, आप क्या कहोगे कि मैं उस बाप का बेटा हूँ। जैसे किसी का भी नाम ले ले, यानी कि जिसकी प्रतिष्ठा है, तो हम क्या करते हैं, हम उस कुसमायोजन से बचने यानी अपना परिचय इस प्रकार से करते हैं कि अपनी भी उस व्यक्ति के साथ क्या है, प्रशंसा हो जाए, अपनी प्रतिष्ठा हो जाए। जैसे या किसी के परिवार में जो व्यक्ति लगा है, तो हम उसके बोलते हैं कि हम उसके भतीजे हैं। कोई लगा हुआ है, जॉब में लगा हुआ है या उसको प्रतिष्ठावान है, कि हम कहें कि हम उसके भतीजे हैं, मतलब अपना परिचय उस व्यक्ति के साथ लिंक करके देना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या कहलाता है, तादात्म्य स्थापित करना कहलाता है।
ऐसे आपको एग्जाम्पल दे देंगे और फिर इनसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सा उपाय सही है। ठीक है, फिर आता है आश्रित होना। आश्रित होने का अर्थ है कि जैसे कई कई लोग क्या करते हैं कि नहीं हम ऐसो आराम से जीते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही बाप दादा की जो जमीन है उस पर हम क्या है ऐसो आराम करेंगे, हम तो क्या करना है कि जो ऐसे बोलते हैं कि जो आप भटक भटक के ऐसे ही मर जाओगे कार्य करके, लेकिन हम तो ऐसो आराम में जी के ऐसे ही मर जाएंगे, एक दिन ऊपर वाले के पास तो ही जाना है, ऐसे ऐसे क्या है सोच रखते हैं। तो फिर क्या किया जाता है वो कि पूरा का पूरा वो क्या है दूसरे पे डिपेंड होते हैं, या फिर एक असफल व्यक्ति सफल व्यक्ति पर पूर्ण रूप से डिपेंड होता है, यानी असफल होने पर जो सफल व्यक्ति होता है उससे पूछ पूछ कर सब कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है आश्रित होना कहलाता है। ठीक है, फिर आता है औचित्य स्थापन या युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण। देखिए इसमें आपको दो वर्ड याद रखने हैं, कैसे, अंगूर खट्टे की नींबू मीठे। ठीक है, एक तो अंगूर खट्टे वाली स्थिति बताई जाती है, एक नींबू मीठे वाली स्थिति बताई है। क्यों? क्योंकि अंगूर मीठे होते हुए भी क्या बताया जाता है, खट्टा बताया जाता है, और एक नींबू क्या है खट्टे होते हुए भी क्या बताया जाता है, मीठे बताया जाता है। किस तरह से, पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से, कि अंगूर जैसे लोमड़ी वाली कहानी आपने सुनी होगी कि लोमड़ी अंगूर को प्राप्त करना चाहती है लेकिन वो नहीं प्राप्त करती है, तो फिर भी वो क्या है क्या बोलती है कि अरे जाने दो ना, ये अंगूर किस काम के है, खट्टे है, मेरा खाने का मन ही नहीं है। तो वो क्यों कहना चाहती है, क्योंकि वो उस तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए क्या है औचित्य स्थापित करना चाहती है ये कहकर कि ये अंगूर खट्टे हैं, यानी कि मीठे होते हुए भी वो खट्टे बताना चाहती है। ठीक है, तो नींबू क्या है, नींबू खट्टे होते हुए भी मीठे वाली स्थिति क्या होती है कि देखिए आप क्या है जो जैसे कोई आपने एक तैयारी करना स्टार्ट की, ठीक है, उसके अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, माना आपने आरएस की तैयारी करना चाहा और आरएस के अंदर क्या है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपने क्या कहा कि ये किस काम की है, ये जॉब किस काम की है, इस पे तो इतना प्रेशर है, इतना टेंशन है कि पूरे दुनिया भर की टेंशन मैं क्यों लूं, मैं तो अच्छे से टीचर बनूंगा जिसमें क्या है ऐसो राम है बढ़िया। मतलब वो जॉब आपकी अच्छे होते हुए भी क्या है आप उसको क्या कर रहे हो, खराब बता रहे हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो देखिए एक इस तरह से एग्जांपल दे दिया जाता है कि एक व्यक्ति क्या है कि एक नौकरी में असफल होने के बाद क्या करता है कि वो दूसरी नौकरी की क्या करता है प्रशंसा करता है, उस नौकरी को क्या करता है, जैसे मैंने आरएस वाला एग्जांपल बताया कि एक व्यक्ति आरएस में सिलेक्शन नहीं होने पर वो उसको क्या है दोष रोपित करता है उस पर कि नहीं ये नौकरी अच्छी नहीं है, तो मतलब टीचर की जॉब है उसको अच्छा बताता है। तो ये किस जो युक्ति का क्या है यूज करता है या किस युक्ति को अपनाता है। ठीक है, तो कौन सी युक्ति अपनाता है, वो अंगूर खट्टे वाली युक्ति अपनाता है। क्यों? क्योंकि जॉब अच्छी होते हुए भी क्या है वो उस जॉब को अच्छी नहीं बताता है। ठीक है, फिर एक क्या है एक इस तरह से पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो क्या है कार या स्कूटर नहीं खरीद पाता है, लेकिन फिर वो क्या है अपनी साइकिल की क्या करता है प्रशंसा करता है, किस तरह से कि ये मेरी साइकिल अच्छी है, अच्छा हुआ कि मेरे पास कार तथा स्कूटर नहीं है, साइकिल ही है जो क्या है सुबह सुबह का योगा हो जाता है, जैसे मैं पैदल चलकर जाता हूँ। तो यानी कि उसको सुविधाएं नहीं है साइकिल पर, फिर भी वो क्या है यानी नींबू खट्टे होते हुए भी क्या है मीठा बता रहा है, कहने का अर्थ है कि साइकिल को अच्छा बता रहा है, सुविधा अच्छी सुविधाएं नहीं होते हुए भी। इस तरह के क्वेश्चन है, तो आप इसमें दो चीज याद रखना, अंगूर मीठे होते भी खट्टे बताना, अंगूर खट्टे कि नींबू मीठे। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है वो बता देना, औचित्य स्थापन या युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण। ठीक है, दमन, दमन क्या होता है कि दमन देखिए दमन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या है हम अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, यानी कि हमारी इच्छाएं क्या है कार खरीदने की है या बड़ा बनने की, जैसे आईएएस आरएएस बनने की है, लेकिन हम नहीं बन रहे, तो हम क्या है अचेतन मन में उसको दबा देते हैं, पूर्ण रूप से हम उसको जबरदस्ती हम क्या उसको अचेतन मन के अंदर दबा देते हैं कि जैसे मैंने क्या कहा कि किस तरह से कि जैसे अपन क्या करते हैं कि कार नहीं खरीद पाते हैं या जो इच्छित अपनी नौकरी है वो नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में जिक्र करना नहीं चाहते कि हम क्यों ऐसे जिक्र लाएं कि जिसकी वजह से अपना दिमाग खराब हो। ये तो हम बार बार सोचते हैं या कुछ ऐसी अपने साथ घटना हो चुकी है जो क्या है जिससे हमको संसार में इस समाज के अंदर क्या है प्रशंसा नहीं मिल रही है, मतलब अपन को क्या है वो अपने ऊपर क्या है दोष रोपण थोपा जा रहा है।
तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि रहने दो, हम इसको छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया, अब आप इसको क्यों ऐसे मतलब आगे लाने की कोशिश कर रहे हो, हम जबरदस्ती उसको दबाना चाहते हैं। ये कहलाता है दमन। मतलब अपनी इच्छित कार्य या इच्छित वस्तु है वो हम नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम क्या है अचेतन मन के अंदर उसको जबरदस्ती दबा देते हैं। ठीक है, फिर इसी का एक समन याद रखना। समन के अंदर क्या होता है, समन के अंदर ये होता है कि छोटे छोटे ऐसे कार्य जो क्या है हमारे लिए अच्छे नहीं है, सही नहीं है, उनको दबा देना। देखिए यहाँ तो अच्छे कार्य थे, जैसे जॉब लगना अच्छा है लेकिन हम नहीं लग पाए तो हम क्या उसको दबाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे मान लिया आपका आज सुबह ही किसी अपने घर वालों से या अपने दोस्त से क्या हो गया, झगड़ा हो गया। ठीक है, झगड़ा हो गया तो उस बात को हम क्या कहते हैं कि अरे जाने देना, ऐसे छोटी मोटी बातें तो इस संसार में बहुत सारी होती रहती है, इस जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी बातें यदि टेंशन लेकर अगर जिएंगे तो हम नहीं जी पाएंगे, छोड़ो ना, जाने दो ना, जो झगड़ा हो गया हो जाने दो। मतलब इस तरह से हम उनको टाल देते हैं, हम उसको दबा देते हैं, वो कहलाता है समन। तो आई होप आपको दमन तथा समन में अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब आता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का अर्थ है कि थोप देना किसी पर, किसी पे दोष रोपण कर देना। वो वाली बात है कि नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, यानी कि ऐसे पूछ लिया जाता है आपको, क्या है ऐसे दे देंगे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया गया है, तो किसका, प्रक्षेपण का। यानी नाचना नहीं जानता है तो ऐसे बोलता है कि आंगन टेढ़ा है, मैं नाचूं कैसे। ठीक है, या फिर एक बल्लेबाजी होता है, वो बल्ले क्रिकेट के अंदर क्या है, यदि उससे अच्छे से नहीं खेला जा रहा है तो वो बल्ले को क्या बोलता है कि ये तो टेढ़ा है, क्या खेलूं मैं इससे, तभी तो मेरे से रन नहीं बन पा रहे हैं, यानी वो दोष रोपण कर रहा है। ठीक है, फिर आता है विपरीत रचना। देखिए विपरीत रचना किस तरह से मैं बताती हूँ आपको कि एक सौतेली माँ होती है, यानी एक लड़की होती है, उसकी माँ गुजर जाती है और फिर दूसरी मौसी लाई जाती है, वो सौतेली माँ बोली जाती है। सौतेली माँ होती है, वो सौतेली माँ उस बच्ची को पसंद नहीं करती है, लेकिन जब कहीं समारोह में या प्रोग्राम में जाती है, उसको साथ लेकर जाती है, तो सभी के सामने क्या करती है, सभी के सामने विपरीत रचना रचती है। किस तरह से कि क्या क्या बोलती है कि अरे बेटा आ जाओ, बैठ जा, खाना खा ले, ये तो मेरी प्यारी बच्ची है, लेकिन घर पे वो पूरे दिन उसके साथ झगड़ती है, लेकिन वहां क्या कर रही है, विपरीत रचना रच रही है, क्योंकि दूसरे लोगों के नजरों में वो अच्छी बनी रही। तो वो होती है विपरीत रचना रचना। ठीक है, यानी कि अपने क्या है, अपने विवेक को बनाए रखने के लिए, अपने आत्म सम्मान को बनाए रखने के लिए क्या है, इस प्रकार की रचना रची जाती है। विस्थापन, फिर आता है विस्थापन। यानी विस्थापन का क्या अर्थ है कि जैसे किसी का गुस्सा किसी पे उतार देना। जैसे क्या कहते हैं कि स्कूल में यदि किसी के साथ किसी का झगड़ा हो गया, लेकिन वो उसके साथ तो नहीं, जैसे दो लड़कों का झगड़ा हो गया, एक बहुत ऐसे ताकतवर है और एक कमजोर है, तो ताकतवर ने कमजोर के मारा, ठीक है, लेकिन वो कमजोर वाला ताकतवर पे तो जोर नहीं चलाता है, घर पे आके क्या करता है, अपने भाई को पीटता है। क्या करता है, अपने भाई को पीटता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है, उस पे तो उसका जोर नहीं चलता है, लेकिन घर पे आके भाई को पीटता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि घर में सास बहू का झगड़ा हमेशा होता रहता है, तो सास पे तो बहू का जोर नहीं चलता है, लेकिन वो बर्तनों को क्या करती है, पीटती जाती है, फेंकती है इधर उधर। वो सास का गुस्सा किस पे निकाल रही है, उस बर्तनों पे निकाल रही है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विस्थापन। फिर आता है पृथक्करण। पृथक्करण का क्या अर्थ है कि जैसे उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, किस तरह के एक स्कूल के अंदर क्या है, एक जगह पे एक छात्र बैठता है, लेकिन वहां उसके दोस्त के साथ उसकी नहीं जमती है, तो वो क्या है, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे आ जाता है, यानी वहां से वो क्या हो गया, पृथक हो गया, यानी पृथक जगह अपनी चेंज कर ली। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक कुसमायोजन से बच के अपना औचित्य अपनी मानसिक मनोरचना रच लेता है, वहां से क्या है, दूसरी जगह पर जाकर। ठीक है, कि वो उनके साथ वहां बैठने पर झगड़ा हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, उसके वहां बैठना अच्छा नहीं है, तो क्या है, वो अपना स्थान पृथक कर लेता है। ठीक है, फिर आता है अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण का अर्थ है कि उस बाह्य वातावरण की जो कंडीशन है, उसी कंडीशन के अनुसार अपनी जो व्यवस्थित, मतलब जो अपना स्तर है वो दिखाना। किस तरह से, इसका एग्जांपल बताती हूँ कि वातावरण के जैसे अंदर किस तरह से कि आप जैसे कोई व्यक्ति एक दुख गा रहा है, ठीक है, अपना दुख गा रहा है, दुख की कंडीशन है,
हम भी उसके साथ क्या है इस तरह से दुखी हो जाते हैं, यानी एक दुखी चेहरा लिए हुए होता है। क्या हम उसके पास जाकर हंसेंगे? जैसे मान लिया किसी के दादा गुजर गए, ठीक है, उसका चेहरा उतरा हुआ है, क्या हम उसके पास जाकर हंसेंगे, हाँ हाँ आपका दादाजी नहीं रहे, ये क्या कंडीशन है? नहीं, हम क्या करेंगे, उसके सामने बैठकर अपना चेहरा भी ऐसे लटका लेंगे जिस तरह से उसका चेहरा लटकाया हुआ है। यानी हम क्या कर रहे हैं, अंतःक्षेपण अपने आप को उस कंडीशन में ढाल रहे हैं। ठीक है, फिर आता है वास्तविकता अस्वीकरण, यानी जो वास्तविक है वो अस्वीकार कर देना। इसका फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि एक कबूतर जो है वो बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ टाइम के लिए ये सोचता है कि क्या वो कंडीशन मेरे से अलग हो गई, यानी बिल्ली दूर भाग गई होगी, उसको ऐसे सोचता है कि दुश्मन अब हट गया होगा। यानी वो वास्तविकता में क्या अस्वीकार करता है। वास्तविकता क्या है कि बिल्ली उसके सामने बैठी है कबूतर के, लेकिन फिर वो आंखें बंद क्यों करता है, अपने आप को संतुष्टि दिलाने के लिए कि ऐसे लग रहा है, यदि आंखें बंद करके सोचे कि यदि अब दुश्मन अलग हटा गया है और अंदर से एक संतुष्टि मिली है। इस प्रकार से जो वास्तविक कंडीशन होती है हम उसको अस्वीकार कर देते हैं। किस तरह से हम उसको नकार देते हैं, हम उसको सामने नहीं आने देते हैं। या कई कई बार अपन क्या है, वास्तविकता में कुछ चीज होती है लेकिन फिर भी हम झूठ बोल जाते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं भाई हमने तो ये नहीं देखा। या घर पे माँ या पापा बोलते हैं कि आपने कुछ यहाँ जो मैंने रखा था, मान लिया कुछ खाने की चीज थी, चॉकलेट थी रखी थी, मतलब बड़ी बहन ने रखी होगी, तो क्या बोलती है कि वो बड़ी बहन बोलती है कि आपने चॉकलेट भैया यहाँ देखी थी क्या, क्योंकि आपने देखी और आपने खा भी ली, वास्तविकता आपको पता है, लेकिन आप सोचोगे नहीं नहीं मैंने तो देखी नहीं, मैं तो यहाँ आया ही नहीं। मतलब आप जो वास्तविक कंडीशन है उससे क्या कर रहे हो, अस्वीकार कर रहे हो। ठीक है, तो ये थे एक अप्रत्यक्ष उपाय किस तरह से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ये आपके कुसमायोजन तथा मानसिक मनोरचनाएं समायोजन, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम नया टॉपिक। अब हमारे दो टॉपिक और बचते हैं, एक आपका विशिष्ट बालक, ठीक है, जो मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता जिसमें विशिष्ट बालक आता है, बाल अपराधी बालक आते हैं, उससे मैं थोड़ा थोड़ा रूबरू करा दूंगी, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर एक आपका अभिवृद्धि एवं विकास का थोड़ा बड़ा टॉपिक है वो आता है, उसका मैं आपको जनरल जो है, जो आपकी बेसिकली जो चीज है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगी डिटेल से। आप क्या है, मैंने जो अभी डाल रखे हैं पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ वहां से जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है।